हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने बता दिया है, अब उसका अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज अपन इस पार्ट में सीखेंगे टाइप्स ऑफ हेडिंग बना लीजिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बता दीजिएगा केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है। अब इसमें पहला टाइप क्या है, ये दो टाइप की होती है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा है अपना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले इनको जान लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले हेड बना लीजिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन the number of atom of each element number of atoms of each elements both sides are equal। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या करते हैं, दोनों साइडों के जो एटम होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसी इक्वेशन को अपन क्या नाम देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर द एग्जांपल से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल से अपन क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ZnH2SO4 गिब्स, ये गिब्स का साइन है। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2, ये इक्वेशन है। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो अपन को पता लगाना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये रिएक्टेंट पार्ट होता है और ये प्रोडक्ट पार्ट होता है। ये रिएक्टेंट पार्ट के एटम अगर प्रोडक्ट पार्ट के एटम के साथ सारे एलिमेंट्स के एटम क्या करें, बराबर हो, तो वो इक्वेशन कैसी कहलाएगी, बैलेंस। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है
वो दोनों साइड कैसे रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को अपन क्या नाम देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए पता करते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये कौन सा, ये रिएक्टेंट और इधर को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इधर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट पार्ट का जो भी है ना, इसमें ये नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे अपन क्या करते हैं, इधर देखते हैं, इधर एलिमेंट है, ये एलिमेंट Zn है, जिंक है, इसको जिंक नाम देते हैं। इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या नाम दे सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और ये क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन। अब क्या होता है, जहां पे जो ये जिंक है ना, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो एटम है वो कितना है, 1 है। तो इधर भी कितना है, 1 है, एक ही तो जिंक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम है वो कितने हैं, 2। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और SO4 देखो, एक SO4 दोनों साइड में क्या है, एलिमेंट कैसे, एलिमेंट के एटम है ना वो कैसे हैं, बराबर है। तो इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी एक टेबल बनती है, वो टेबल भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए एलिमेंट नंबर ऑन रिएक्टेंट, एटम्स ऑन रिएक्टेंट, ऐसे लिखो, ऑन रिएक्टेंट और एटम्स ऑन प्रोडक्ट। तो यहां पे कौन सा है, जिंक है, Zn कितना है, 1 है। इधर भी कितना है, 1 है। यहां पे आपका हाइड्रोजन, इधर कितना है, 2 है। इधर भी कितना है, 2 है। आया ना समझ में। S कितना है, इधर S कितना है, 1 है। इधर भी 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर भी कितना है, 4 है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये एक टेबल भी बना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, जैसे इस तरीके से भी अपन इनको लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अब अपन बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। लिख लिया, नोट करते जाना। जो भी मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूं वो आपको अपनी कॉपी में नोट होना चाहिए। एक बार उनको देख लो, आपको पूरा चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। जब भी आपको रिवाइज करना है, बस एक बार आप देख के उसको आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें लिखिएगा इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, number of atoms of
each element elements both sides are unequal. Are unequal. देखिए ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर अनइक्वल. दोनों साइड में कैसे होने चाहिए? दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी इक्वेशन में अगर एलिमेंट्स के एटम अनइक्वल हैं तो उसको अपन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल में अपन बात करते हैं एग्जांपल से. तो एक एग्जांपल है Fe प्लस FeS2O gives us, ये gives us का साइन है Fe3O4 प्लस S2. ये आपके पास ये कैसा है चेक करिएगा. बैलेंस है कि अनबैलेंस है. ये रिएक्टेंट पार्ट में है. सारे एलिमेंट के एटम चेक करिए और फिर प्रोडक्ट पार्ट के सारे एलिमेंट के एटम चेक करिए. देखिएगा किधर इक्वल है किधर अनइक्वल है. देखिए यहाँ पे अपने पास आयरन है. इसको क्या बोलते हैं? आयरन Fe. और इसको क्या है? वाटर H2O. और ये क्या है? ये आपके पास Fe3O4 और ये क्या है? S2. तो ये क्या है? आयरन के एलिमेंट कितने हैं? 3 है इधर. और इधर ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं? 4 है. और इधर ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं? 1 है. यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं? 2 है. और यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट 2 है. मतलब हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन अनइक्वल है. इधर 4 है इधर 1 है. और आयरन भी अनइक्वल है. तो ये क्या हो गई? अनइक्वल या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई. अब इसको अपन बात ये कर सकते हैं क्या सर? आप ये पूछोगे क्या सर ये बताइएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कर सकते हैं? तो मैं आपको बोलूंगा जी हाँ. क्या अपन अनइक्वल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं? बैलेंस्ड कर सकते हैं. ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री के बेसिस से. जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे 10th क्लास में ये चीजें आती रहेंगी. ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को चेक करना और फिर बैलेंस करना ये अपन करते रहेंगे. तो आप अच्छे से इसको सीख लें. इसको अपन क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे. या बैलेंस करने का कुछ एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फॉलो कर लें. कैसे करेंगे इसको बैलेंस? बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सारे एलिमेंट इधर जितने हैं उधर भी रिएक्टेंट पार्ट में जितने एलिमेंट है उतना प्रोडक्ट पार्ट में होने चाहिए. तो अपन उनको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए यहाँ पे चेक करते हैं आयरन कितना है? 1 है. यहाँ पे 3 है. यहाँ ऑक्सीजन 4 है. यहाँ ऑक्सीजन 1 है. हाइड्रोजन 2 है. तो सबसे ज्यादा एटम कौन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है. तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे? सबसे ज्यादा एटम वाले को. तो यहाँ पे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा है. तो अपन क्या करते हैं? इसको पहले बैलेंस करते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए. यस ऐसी तो है. इधर बैलेंस. तो अपन दोनों साइड में एलिमेंट ऑक्सीजन के कैसे करेंगे? बराबर करेंगे. तो इधर अपन को क्या करना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप आप कैसे लिखोगे? स्टेप फर्स्ट. यहां पे अपने पास Fe अब यहाँ पे अपन को ऑक्सीजन को जो एलिमेंट को है ना वो 4 करना है. तो अपन क्या करते हैं? इसके आगे 4H2O. अब आप करोगे सर यहाँ पे आपने H2O यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करना है. लेकिन आप ऑक्सीजन को 4 करना है तो आपको तो यहाँ पे भी लिख सकते थे. यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने? यहाँ पे क्यों लिखा? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आपको बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करनी होती है ना तो हमेशा
जो आपके पास कंपाउंड होता है, ये क्या है, H2 एक कंपाउंड है, ये एक पूरा है, पूर है, सॉरी ये कंपाउंड, सॉरी ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इस कंपाउंड की लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अपन क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यही एक प्रोसेस है, हमेशा जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या करते हैं, उन नंबरों को रखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और गिव्स अस, इधर क्या हो जाएगा, इधर तो यही चलेगा Fe3O4 और इधर क्या है H2O। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4H2O और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इसका पूरे में इस यहाँ पे नीचे लगा रहता है तो ये पर्टिकुलर उस पे जिस पे लगा रहता है, इस एलिमेंट को उस पे रहता है, उतने एटम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लग जाने से ये क्या कर देता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इससे भी हो गया, तो इस पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अपन के पास क्या करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास है, हाइड्रोजन के पास 8 है। देखो यहाँ पे 4 से 2 से 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे पेपर को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा। तो 8 हाइड्रोजन करने के लिए मुझे क्या करना हूँ, मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, Fe4H2O gives us Fe3O4 4H2 करेगा 4H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बात करते हैं अपन आयरन की। तो आयरन इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में तो यहाँ पे Fe, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3Fe4H2O gives us Fe3O4 4H2O। अब देख लीजिएगा, ये अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। देखिए आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर हाइड्रोजन 8 है तो इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो ये क्या हो गया, अब बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो अपन क्या कर सकते हैं, अनबैलेंस इक्वेशनों को बैलेंस भी कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये प्रोसेस समझ में आई आपको। बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री के लिए बेसिस से। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गई। अब क्या करते हैं अपन अनइक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इनको ज्यादा मोर इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इनकी स्टेट अपन उनके नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इनकी स्टेट। अपन को पता होना चाहिए ये कौन सी स्टेट में होना चाहिए। ये आयरन है तो कहते हैं कौन सी स्टेट में, सॉलिड में। ये वाटर है तो कितनी कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड में। ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड में। और ये कौन सी स्टेट में, गैसेस में। ये सारा सब जो भी है, इस तरीके से अपन को कोई भी चीजें मोर इफेक्टिव बनानी होती है तो अपन क्या करते हैं, इनको इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। तो मोर इंफॉर्मेटिव कैसे, हेडिंग बना लीजिएगा, मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। देखिए यहां पे क्या करेंगे अपन, जो सॉलिड है, अगर आपके पास कभी सॉलिड मिलता है तो सॉलिड के आगे अपन क्या करेंगे, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस। और अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है कोई भी एलिमेंट, तो उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, स्मॉल एल।
और अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, जी। और एक और होता है एक्वाइस, AQ, इसको क्या बोलते हैं, एक्वाइस, AQUEOUS, EOUS, इसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्वाइस। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्वाइस स्टेट कैसी होती है, ये इसको भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना समझ लें, ये स्केल होती है 4, और इनको अपन इतनी इंफॉर्मेटिव पे लिख के पता होना चाहिए कि ये आयरन है, ये अगर सॉलिड है तो इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, और अगर ये गैसेस है तो गैसेस लगा देंगे, ठीक है। और ये सॉलिड है तो ये सॉलिड लगा देंगे, एस लगा देंगे यहाँ पे। और ये गैसेस है तो गैसेस लगा देंगे, यहाँ पे लिक्विड है ये। इस तरीके से ये इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो समझ में आया। अब इसका क्या है कि जितनी ज्यादा आपको आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी जो बुक में दी गई है, वो सारी केमिकल इक्वेशनों की आप क्या करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, उनको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है।